राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। मेरे साथ जुड़े हैं भाई अनुपम मिश्रा जी, प्रयागराज से। भाई साहब प्रणाम। राम राम बाबा जी। तो भाई साहब, चर्चा जरा यूपी में जो एसआईआर हुआ है, 2.89 करोड़ जो नाम कटे हैं, मैंने आपका वो वीडियो देखा है। इसमें आपने बताया कि कैसे दिस इज अ अलार्म बेल फॉर इनफैक्ट फॉर अखिलेश। हालांकि वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पर रहेगी, पर सच ये है कि अखिलेश का बड़ा खतरा है इस एसआईआर से। उन्हीं को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बताइए जरा इसके बारे में, डिटेल में बताइए। पहले अखिलेश से शुरुआत करें बाबा जी। तो जी अखिलेश को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और जितने डायनास्ट हैं, जितने वंशवादी राजनेता हैं, जमीन की राजनीति से एकदम कटे रहते हैं। देखिए, कल अमित शाह जी ने कहा परसों की राहुल गांधी को पता ही नहीं कि कौन से मुद्दे जमीन के हैं और कौन से मुद्दे से जनता को जुड़ाव है, और वो जनता के जुड़ाव के हर मुद्दे का विरोध करते हैं। तो जितने डायनास्ट हैं उन सबके साथ ये दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन खुद नहीं बनाई होती है। उनको बनी बनाई थाली मिल गई जिसका वो भोजन हो रहा है, तो उन्हें जमीन का आइडिया नहीं होता है। अब अखिलेश यादव ने जब शुरुआत हुई एसआईआर का, तो सबसे पहले कहा कि होने नहीं देंगे, जो बिहार में हुआ वो यहाँ नहीं होने देंगे। फिर कहा एसआईआर फ्रॉड है, फिर कहा एसआईआर में आधार जोड़ो, फिर कहा एसआईआर तो वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट कटने तो चाहिए ही नहीं। अब कह रहे हैं कि 1 करोड़ 11 लाख वोट जुड़ कैसे गए। पहले कह रहे थे कि वोट जोड़ने की एक्सरसाइज होनी चाहिए, कटना नहीं चाहिए। अब जुड़ गए तो कह रहे हैं जुड़ कैसे गए। पहले कह रहे थे कि मेरे आजमगढ़ से लेके कन्नौज तक मेरी सारी जितनी सीट थी, मेरी अपनी लोकसभा सीट के वोट काटे जा रहे हैं, मुझे हराने का षड्यंत्र हो रहा है। इस तरह की बातें कर रहे थे। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने अपने कैडर को गैल्वनाइज करने के लिए, अपने कैडर को एक तरह से हाँकने के लिए, उनको काम पे लगाने के लिए कहा कि भैया ये जो वोट कट रहा है तुम्हारा ही कट रहा है 80-85%। अब वो दूसरी बात करने लगे। अब वो बताने लगे कि साहब इतना वोट कटा है। उन्होंने गणित लगाई और बता दिया अपने हिसाब से कि 61,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पाएगी। फिर अच्छा देखिए, अखिलेश खुद ही उत्साहित हो, खुद ही हतोत्साहित होती रहते हैं। तो पहले हतोत्साहित होकर शुरू किया, फिर उत्साहित हो गए, फिर किसी ने उनको समझाया होगा कि कहाँ तुम योगी के दाव में आ गए तुम और तुमको भाजपा वालों ने चढ़ा दिया है। कल भैया जब चुनाव हारोगे तो कुछ कहने को भी तो होना चाहिए ना। अभी एसआईआर की तुम ही तारीफ कर रहे हो और कह रहे हो जो कुछ हुआ भाजपा के खिलाफ गया है, उसके बाद जब हार जाओगे तो बाहर आकर क्या होगा। क्योंकि यहाँ तो चुनाव के पहले से पेशबंदी शुरू हो जाती। फिर उन्होंने अगले दिन से रोना शुरू कर दिया कि साहब इतने वोट जुड़ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गड़बड़ हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1.25 करोड़ वोट जो एक झटके में कह दिया गया कि परमानेंटली डिस्प्लेस्ड या फिर विस्थापित या फिर पलायन वाले लोगों का कह दिया गया। इसमें एक छोटी सी बात लोगों को नजर नहीं आ रही है कि जब 2011 में पिछली जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना ने कहा था कि 2010 तक 1.25 करोड़ लोग यूपी से जा चुके हैं। ये 2011 की जनगणना है। और उसके बाद जो एसएसआर हुआ, स्पेशल डिवीजन हुआ, तो उसमें आप देखें कि नवीन चावला उस समय तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अमित शाह ने इसको संसद में कहा भी कि सोनिया गांधी के अधिकारी ने उस समय घोषणा कर दी और कह दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में एक भी नाम नहीं कटेगा, जो मर गया उसका भी नहीं कटेगा, जो विस्थापित हो गया उसका भी नहीं कटेगा, जो नहीं मिल रहा उसका भी नहीं कटेगा। तो यानी जो 1.25 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव के पहले कट जाने चाहिए थे, वो सब चले आ रहे। तो 1.25 करोड़ तो वही गायब हो गए सीधे सीधे, इस तरह से। और अभी तो बड़ी बात यह है कि 1,13,00,000 नामों को गया है नोटिस। 1,13,00,000 नाम वो हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो रही है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मैपिंग नहीं हो रही है। मतलब आपने अपने पिता का नाम कुछ बता दिया, अब पता चला कि वो तो नहीं निकला, या आपके नाम में गड़बड़ी निकली, या फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जैसे जो ये कह रहे थे, योगी जी कह रहे थे, जहां बाप बेटों के बीच में 15 साल का फर्क निकल रहा है, जहां दादा पोते के बीच में 25 साल का फर्क निकल रहा है, ऐसे 1,13,00,000 लोगों को गया है नोटिस।
अब जब ये नोटिस गया है तो इनको आकर एक एक आदमी को बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो अधिकारी के ऊपर होगा कि कन्विंस हुआ या नहीं हुआ। कन्विंस नहीं हुआ तो आपका नाम नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी चीज है। और अभी जब इसकी रिपोर्ट आएगी अगले 1 महीने में, तब आप देखिएगा विपक्ष का हाहाकार। और अभी तो जब फाइनल लिस्ट, अभी तो ड्राफ्ट हो रहा है, जब इसकी फाइनल लिस्ट भी जारी होगी आजकल में, तभी भी देखिएगा एकदम से सारे लोगों के इरादे बदल जाएंगे। तो और लोगों का बयानिया भी बदल जाएगा। तो अखिलेश यादव पहले तो तय कर ले कि वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं या एसआईआर का स्वागत कर रहे हैं। वो एक ही टाइम में दोनों काम करते नजर आ रहे हैं। बाजी। अच्छा, उधर ममता दीदी का क्या हाल है सर? ममता दीदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, जाहिर सी बात है। मतलब उन्होंने एसआईआर को एनआरसी बताकर अपने एक अच्छे खासे वोट बैंक को भगदड़ पे मजबूर कर दिया है। ऐसे तमाम लोग भागे जिनके पास वोटर आई कार्ड था, वो भी भाग खड़े हुए हैं। सबको उन्होंने बता दिया तो फॉरेनर्स एक्ट में बंद हो जाओगे। ममता दीदी का एक दूसरा प्रॉब्लम भी कि वो हर बात जो उन्होंने डंके की चोट पे कही थी उसको उनको यू टर्न लेना पड़ा। CAA नहीं होने देंगे, यू टर्न लिया। वक्फ कानून नहीं लागू होने देंगे, यू टर्न लिया। एसआईआर नहीं होने देंगे, यू टर्न लिया। फॉर्म नहीं भरेंगे, यू टर्न लिया। दुनिया भर के वो जितनी बातें उन्होंने डंके की चोट पे किया था, ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे। तो और वो तो बोलती भी है, चाहे मेरा गला काट दो, चाहे मुझे गोली मार दो, मैं वक्फ कानून नहीं लागू करूं। किया आपने लागू। तो वो धीरे से अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में उनके समर्थकों मुसलमानों को भी नजर आ रहा है कि ममता उनको बचा नहीं सकती। अगर वो गलत है तो फिर वो गलत पकड़े ही जाएंगे। और आप देख भी रहे हैं कि वो तो अब मंदिर बनवाने में लग गई हैं। सफाई भी दे रही हैं कि भाई मैं मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करता है। ममता डिफेंसिव है, ममता पैनिक में है। ममता जब पैनिक में आती हैं तो और ऑफेंसिव भी हो जाती हैं। और लेकिन ममता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है बाबा जी। लेकिन अभी तक जो कुछ नजर आ रहा है कि फिर वो दुर्गापुर से लेके आरजी कार कलकत्ता वाला मामला हो, जो रेप केसेस हो रहे हैं, और खास तौर से जो बांग्लादेश में जो मारकाट मची हुई है, इसका बंगाल के जनमानस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। खास अभी जो ये हाल में दीपू चंद दास वाली घटना हुई, उसने तो ममता के भद्रलोक के जनमानस को भी हिला दिया बुरी तरह। और सबको ये भी नजर आता है कि ममता कभी उसको क्रिटिसाइज नहीं करती हैं। ममता कभी बड़ा अच्छा अब देखिए, अमित शाह लगातार एक ऑफेंस बनाए हुए हैं, घुसपैठियों की बात तो कर ही रहे। अभी देखिए, बंगाल के चीफ जस्टिस ने ममता बनर्जी को 1 हफ्ते का टाइम दिया था, वो भी आपने नहीं किया कि आप बीएसएफ को जमीन क्यों नहीं दे रही हैं। आप बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है तारबंदी के लिए, बाड़ा लगाने के लिए, फेंस बनाने के लिए। तो लोगों को नजर आ रहा है कि खुलेआम जो है घुसपैठियों को वो आमंत्रित कर रही हैं। और ये सारी चीजें उनके जो कोर वोटर जो भद्रलोक था, जो किसी जमाने में वामपंथियों से जुड़ा हुआ था, अब वो भी डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। और आप देख ही रहे हैं कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ रहा है। माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर वहां पे जो लोकल मुस्लिम पार्टीज हैं उनसे हाथ मिला रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके साथ ओवैसी भी आ जाएंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि वामपंथी पार्टियां भी हुमायूं कबीर को सामने से नहीं पर एक इलेक्शन में एक अंडरस्टैंडिंग के तहत मदद करना चाहते हैं। क्योंकि वामपंथियों का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो हम उनसे तो विरोध कर लेंगे, पर ममता का जो शासन करने का तरीका है वो उसी तरह का जैसा वामपंथियों का था, तो उससे वो जूझ नहीं पा रहे हैं। और आपने देखा कि ममता बनर्जी ने, चूंकि पूरा का पूरा वामपंथी कैडर ही ममता को ट्रांसफर हो गया, और ममता बनर्जी के कार्यकाल में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल जो वामपंथियों का इतना बड़ा गढ़ था, वहां पे वामपंथ एकदम शून्य पे आता जा रहा है। नहीं, पर आमतौर पे तो मुसलमान बड़ा टैक्टिकल वोटिंग के लिए जाना जाता है ना। तो आपको लगता है कि मुसलमान हुमायूं कबीर के पीछे जाएगा या ममता को कमजोर करेगा? ममता को कमजोर करने का सीधा मतलब है बीजेपी को न्योता देना। बात इसकी है नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बंगाल का मुसलमान हुमायूं कबीर को एक सीट भी जिता देगा, पर जब इस तरह कांटे की लड़ाई होती है ना, तो वो 10,000, 12,000, 15,000, 5,000, 7,000 वोट बहुत मैटर कर जाते हैं बाबा जी इन कांटे की लड़ाइयों में। और दूसरी बात, जो हुमायूं कबीर के साथ जो लोग जोड़ रहे हैं, देखिए उसने एक इतना संवेदनशील नब्ज पकड़ ली है। उसने बाबरी को मुद्दा बनाया है, और उसके चलते आप देख रहे हैं गांव गांव से लोग आ भी रहे हैं। गांव गांव से लोग ईंटें लेकर आ रहे हैं, पैसा लेकर आ रहे हैं। तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। वो खास तौर से जब उसमें आपके साथ ओवैसी भी खड़े हो जाएंगे तो डेफिनेटली। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने जो किशनगंज में काम किया, ओवैसी बिहार के
लगातार दूसरी बार किशनगंज में सफल हुए हैं, सीमांचल में लगातार दूसरी बार ओवैसी सफल हुए, पर ओवैसी वेस्ट बंगाल में सफल नहीं हो पाते, ओवैसी उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हो पाते। लेकिन अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर साथ में आएंगे तो आप मान के चलें कि कम से कम 1.5 दर्जन सीटों पर एक मुकाबला, जिसे कहना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा कि ममता बनर्जी को दिक्कत आ सकती है। जब भाई साहब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जरा अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव सिर पे ही है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हुए हैं और जो खबरें आ रही हैं शरद पवार और दादा अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बारे में जो बातें चल रही हैं, आप इन बातों पे पहले तो कितना विश्वास करते हैं कि सुप्रिया एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, शरद पवार और सुप्रिया को मंत्री बनाने की जो अफवाहें चल रही हैं उनमें कितना दम है? बाजी, अगर अजीत पवार जो बात कह रहे हैं कि उनका और उनके चाचा का समझौता हो गया है बीएमसी चुनावों के लिए या म्युनिसिपल चुनावों के लिए, तो ज्वाइन तो हो ही गया एनडीए भाई, इस तरह समझिए ना। अजीत पवार एनडीए में है। अजीत पवार जितना म्युनिसिपल चुनाव हो रहे हैं बीएमसी इंक्लूडेड, उन सब में उनकी सीटें तय की गई हैं एनडीए द्वारा। और वो अगर शरद पवार के साथ एक चुनावी समझौते में आ गए तो शरद पवार तो सीधे सीधे एनडीए के साथ चुनावी समझौते में आ गए ना। तो ये जो मराठा मानुस की जो एक लड़ाई हो रही है, उसमें अगर एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे नजर आएंगे तो दूसरी तरफ आपको शिंदे भी नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको पवार भी नजर आएंगे मराठा में। तो इस सब चीजों को देखते हुए आप मान सकते हैं कि ये जो जितना भी आपको नजर, अच्छा शरद पवार का भी ये है कि शरद पवार इस बात को समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र का चाणक्य कहे जाने के उनके दिन अब खत्म हो गए, और खास तौर से जो पिछड़ा विधानसभा चुनाव था उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। और हर जितने ये परिवारवादी पार्टियां होती हैं उसमें जो पेट्रियार्क होता है उसकी एक यही भूमिका और यही इच्छा होती है कि अपने सामने वो अपने बच्चों को सेटल कर दे। अब अगर ऐसे में वो सुप्रिया सुले को किसी तरह सेटल करना चाहें तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, खास तौर से महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति चल रही है। अच्छा, अब जरा दिल्ली बतिया लें थोड़ा देर। दिल्ली में ये दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया इसमें बड़ा घमासान मचा ये, और उसके बाद जो खबरें आती रहती हैं प्रियंका गांधी का कैंप अलग है कांग्रेस में, राहुल गांधी का अलग है, प्रियंका वांट्स टू टेक ओवर। ये इन बातों में कितना दम है, कितना, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है जब तक सोनिया गांधी हैं तब तक ये असंभव है कि राहुल को हटाकर प्रियंका को लाया जाए या प्रियंका खुद ही राहुल से रिवोल्ट करें, ये भी असंभव है। ये संभव ही नहीं है, हमें बता। बात सिर्फ इतनी है कि प्रियंका गांधी जब से राजनीति में आई और उनको 20 साल से ज्यादा समय तक राजनीति से बाहर से इसलिए रखा गया क्योंकि एक परिवार की नियत थी कि एक बार राहुल गांधी स्टैब्लिश हो जाए तब प्रियंका आए। लेकिन राहुल गांधी तो स्टैब्लिश होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो अंततः आपको प्रियंका को लाना पड़ा। प्रियंका भी अपनी माँ की सीट से लड़ना चाहती थी, रायबरेली से लड़ना चाहती थी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से हार भी चुके थे, जाके वायनाड से जीते थे। तो एक बात थी कि आप वायनाड रखिए और उनकी माँ चूंकि राज्यसभा में चली गई माना जा रहा था इसमें प्रियंका आ जाएंगी। पर राहुल गांधी जानते थे कि अगर रायबरेली से उन्होंने प्रियंका को लड़ने दिया तो पहले ही दिन से प्रियंका उनसे लीड ले लेंगी, तो इसलिए उन्होंने प्रियंका को वायनाड भेज दिया और खुद रायबरेली आ गए। और प्रियंका अपने भाई से बेहतर भाई परफॉर्म कर रही हैं। वो एक मलयालम प्रदेश से आती है और हिंदी में भाषण देती हैं। राहुल गांधी हिंदी प्रदेश से जाते हैं और अंग्रेजी में भाषण देते हैं, आपने सुना। वो हर जगह, अच्छा जिस समय आधा सेशन चला गया पार्लियामेंट का झगड़े और हंगामे में, और जब पार्लियामेंट में कामकाज शुरू हुआ तो राहुल जर्मनी चले गए, प्रियंका ने कमान संभाल ली। वंदे मातरम से लेके, नेहरू से लेके, गडकरी वाली मुलाकात से लेके, प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने से लेकर बांग्लादेश में पोस्ट करने तक उन्होंने हर जगह राहुल गांधी को ओवरशैडो किया, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, कांग्रेसियों में एक बहुत बड़ा गुट है। देखिए, कांग्रेसी हमेशा से अपनी केंद्रीय गांधी परिवार की तरफ देखते रहे अपने आप को जिताने के लिए, इसीलिए उनको हाईकमांड कहा जाता था। अब जब आपके नाम पे वोट नहीं पड़ रहे तो आप कहे के हाई और कहा का कमांड। आप देखिए, वो कहीं से बिल्कुल कमांड में तो राहुल गांधी नजर आते नहीं। आपने
छत्तीसगढ़ वाले मामले में देखा, भूपेश बघेल से इस्तीफा नहीं ले पाए 2.5 साल बाद। आप कर्नाटक में देख रहे हैं, आप सिद्धारमैया को नहीं झुका पा रहे हैं। आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाले मामले में देख लीजिए, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। तो हकीकत यह है कि जो छत्रप है इनके, उन्होंने गांधी परिवार की सुननी बंद कर दी है। और वो भी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का अपना डील करने का एक अजीब सा तरीका है। आपने वो हेमंत बिस्वा शर्मा बताते हैं कि क्या तरीका है कि भाई कुत्ते का बिस्कुट आपको खिला रहे हैं। तो ये तमाम चीजों से हट के भाई सोनिया वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा हैं, वो थोड़ा उनसे बेहतर हैं इस सब मामलों में। हालांकि कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो प्रियंका भी तभी तक उनका करिश्मा है जब तक उनकी परीक्षा नहीं होती है। एक परीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई थी जिसमें उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती का नारा दिया था और 2% वोट प्राप्त किए थे। उसके बाद वो चुनावी राजनीति से ही दूर चल रही हैं। तो पहली बात तो सोनिया के रहते मैं नहीं मानता हूं कि प्रियंका को कांग्रेस की कमान मिलेगी। दूसरी बात, प्रियंका अपने आप में ऐसा कोई करिश्मा नहीं है। अच्छा बोल पाना और अच्छा परफॉर्म कर पाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। और भाई केजरीवाल बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस आपने देखा है। लेकिन कांग्रेसी इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस में तमाम लोग चाहते हैं कि भाई हमने राहुल गांधी को बहुत आजमा लिया है, अब प्रियंका को आगे लाया जाए। क्योंकि जो कांग्रेसी हैं वो आज भी गांधी परिवार की तरफ ही देखते हैं। कांग्रेस मानती कि उनके पास कोई ऑल इंडिया लेवल पे ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसको वो दिखा सके। आपने देखा कि उड़ीसा में वो एक मोहम्मद मुकीम करके एक विधायक थे कांग्रेस के, जो इस समय भ्रष्टाचार के मामले के नहीं लड़ रहे हैं और जिनकी बेटी इस समय पहली मुस्लिम महिला है उड़ीसा की राजनीति में, उड़ीसा के विधानसभा में। उन्होंने सिर्फ चिट्ठी लिख दी, उन्होंने तो राहुल का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये चिट्ठी लिख दी कि खड़गे की जगह आप प्रियंका को ले आइए। केवल इस बात पे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो बिल्कुल बढ़ता। फिर आपने देखा इमरान मसूद का बयान सुना कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती तो इंदिरा गांधी जैसी होती है। लेकिन ये इमरान मसूद का क्या बिगाड़ेंगे? उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुसलमान हैं और सांसद हैं, उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दिग्विजय सिंह का आप क्या बिगाड़ेंगे? दिग्विजय सिंह वो आदमी है जिन्होंने पहले दिन से इतना ज्यादा खांटी प्रो मुसलमान रुख लिया है कि आप उनका कुछ कर नहीं सकते। वो तो वो आदमी जिन्होंने अपनी सरकार पे सवाल उठा दिया था बाटला हाउस केस में कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। वो तो वो आदमी है जिन्होंने अजमल कसाब को आरएसएस का बता दिया था। वो तो हाफिज साहब और ओसामा जी कह के बात करते हैं। वो तो वो आदमी है जिन्होंने इस पे सवाल उठा दिया था कि ओसामा की लाश को समुद्र में क्यों फेंका गया। वो तो वो आदमी जो जाकिर नाइक के साथ खड़े होके इस तरह के नारे लगाते हैं। तो उन्होंने अपने आप को कांग्रेस में सबसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी बना के स्टैब्लिश किया हुआ है। तो आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने उनसे थोड़ा बहुत कुछ कहने की कोशिश की, दिग्विजय सिंह बैकआउट नहीं किए। शशि थरूर की अपनी स्टैंडिंग है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस में मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी प्रकार का नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। परंतु एक पार्टी जो पहले से कार्यकर्ताओं का जहां पे हौसला बुरी तरह गिरा हुआ है, वहां पे ये जो सब हो रहा है वो उस हौसले को और उस कार्य क्षमता को और गिराने का काम करेगा। अच्छा सर, वापस थोड़ा सा यूपी डिस्कस कर लेते हैं। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा था कि वो धन्यवाद यात्रा निकालेंगी यूपी में। एक तरफ ये चर्चाएं सुनी कि कांग्रेस के अंदर खाते बहन जी से बात चल रही है। तो सबसे पहली बात तो ये धन्यवाद यात्रा, किस बात का धन्यवाद करेंगे ये? नंबर 1। नंबर 2, बसपा से कोई अंडरस्टैंडिंग वाकई हो सकती है कांग्रेस की? देखिए, अगर बसपा से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बुरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो इस बात को देखा गया था कि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, दलितों ने सपा को वोट डालने से गुरेज किया था। लेकिन जहां जहां गठबंधन के तहत कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ था तो दलित, जो कि इस समय मायावती की जो इनएक्टिविटी से जो दलित उनका 20-21% का वोट 9.5% पे आ गया। तो जो जिन दलितों ने मायावती को छोड़ा उनको भी कांग्रेस को वोट डालने में वो अपने आप को ज्यादा सहज महसूस कर रहे थे। सपा को अभी भी वोट नहीं डालना चाहते। तो यही एक कारण है जिस कारण से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपने साथ लाती है। वरना उन कांग्रेस का ऐसा क्या वोट है, आप समझिए। अब इसमें अगर कांग्रेस और मायावती साथ आ जाती हैं तो फिर आप समझिए कि इनका तो जो होगा सो होगा।
अखिलेश यादव का तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें मुसलमानों के एक हिस्से को जोड़ने से कोई रोक नहीं सकता, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं, तब तो फिर बीच में आपको याद होगा जब आजम खान जब छूट के आए थे तो ये चर्चा चली थी कि आजम खान का की कांग्रेस चंद्रशेखर रावण इत्यादि लोगों से एक युति और उसमें ओवैसी, तो वो बात बनी नहीं शायद या कुछ भी हुआ। पर अगर बहन जी के साथ कांग्रेस की बात बनती है तो आजम खान कैन वेरी इजीली ज्वाइन, अगर उनका कुछ। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें असहमत हूं बाजी। जब ये सब मामले चल रहे थे तो भी मैं लगातार यही कह रहा था कि आजम खान की समाजवादी पार्टी के अलावा अब कहीं नहीं चलेगी। आजम खान जिस मिजाज के नेता हैं, देखिए मैं यही बात कहता था कि आजम खान अखिलेश यादव के पांव में चुभने वाले वो कांटा है जिसको न्यायपालिका ने निकाल दिया। इसके चलते समाजवादी पार्टी वाले मुझसे बहुत नाराज होते थे, धमकियां देते थे, ऑनलाइन टीवी पे बदतमीजियां करते थे। बहरहाल माय पॉइंट इज कि आजम खान, मैं उस दिन भी कह रहा था, आजम खान कहीं नहीं चल पाएंगे, कहीं नहीं। उनका पूरा जीवन सपा में बीता है और सपा में मुलायम सिंह यादव ने उनका हर तरह का नाज नखरा उठाया है। यहां तक कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को हिजड़ा तक कह दिया था, सियासी हिजड़ा कह दिया था मुलायम सिंह ने, वो भी बर्दाश्त किया है। अखिलेश यादव इतना बर्दाश्त तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास आजम खान से लड़ने का भी कोई तरीका नहीं, तो आजम से दूरी बना लेते हैं। आजम खान इतने लंबे समय तक जेल में रहे, उन्होंने कोई सुध नहीं दी। तो आजम खान इस बात को समझते हैं बाजी, लेकिन कोई क्या करे। ये हमारी तरफ कहावत है, ना तोको और ना मोको ठावर। तो मतलब अखिलेश यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आजम की जगह कोई एक मुस्लिम नेता को प्रमोट कर सके, सब प्रयास कर रहे हैं, पर आजम उनको नहीं छोड़ रहे हैं, वो आजम को निकाल नहीं सकते, आजम उनको छोड़ नहीं सकते। आजम खान को ना मैं बसपा में और ना मैं कांग्रेस में किसी भी पार्टी में जाता हुआ नहीं देखता हूँ। मैंने आजम खान को बहुत क्लोजली इतने सालों में देखा है, व्यक्तिगत रूप से बात मिला हूँ कई बार, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आजम खान का जो मिजाज है, आजम खान का जो अंदाज है, उनको अखिलेश यादव छोड़ के कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब जरा ये धन्यवाद यात्रा पे भी बता दीजिए, इसका क्या, ये प्रियंका निकालना चाहती? ये अभी सिर्फ एक सुनी हुई बात है बाजी, मतलब क्योंकि अभी तो आज सुना है प्रियंका वाड्रा अपने लड़के की सगाई कर रही है रणथंभौर में। आपने सुना कि नहीं, वहां राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं। और क्या धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, किसको धन्यवाद कहेंगे, किस बात के लिए धन्यवाद कहेंगे, मेरी तो एकदम समझ के बाहर है भाई, मेरी तो एकदम समझ के बाहर है। आप किसको धन्यवाद कहेंगे और किस बात के लिए धन्यवाद कहेंगे? मतलब एक वोट चोरी वाला जो आपने वो चलाया था, वो बुरी तरह औंधे मुंह गिरा है। उत्तर प्रदेश में तो शुरू तक नहीं हुआ, तो किसको धन्यवाद कह रहे हैं, किसको क्यों धन्यवाद कह रहे हैं, कह भी नहीं रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं कि उनके नाम से ऐसे ही फैलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि दिस इज टू प्रीमैच्योर टू कमेंट, क्योंकि अभी तक प्रियंका ने खुल के इस पे कुछ नहीं कहा। नहीं, पर वो मनरेगा बचाओ वाला आंदोलन तो 5 तारीख से होना है, वो करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, और वो पूरे देश में होगा। और वो अगेन फिर वही बात है, जब राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी बार बार कहते हैं कि बताइए बापू का नाम बदल रहे हैं, तो ये दिखाता है कि जो अमित शाह जी कहते हैं कि उनको जमीनी मुद्दों की समझ ही नहीं है। भारत में गांधी का नाम उतना पाक साफ और या उतना पवित्र या उतना पूजनीय नहीं रह गया जितना ये लोग समझ रहे हैं। इस बात को कब समझेंगे कि गांधी की आइडियोलॉजी से एक आम हिंदुस्तानी दूर जा चुका है हर तरह से, और सोशल मीडिया आने के बाद गांधी के सारे, जिसे कहते हैं गांधी की हकीकत भी तमाम लोगों के सामने आई है। तो ये अगर इनको लग रहा है कि गांधी के नाम पर इनको बहुत ज्यादा जन समर्थन मिल जाएगा, तो फिर ये फिर से गलती कर रहे हैं बात। अभी आप बता रहे थे कि वो प्रियंका जी के बेटे की सगाई हो रही है, उनकी पत्नी, देखा मैंने यार, मतलब ऐसी खबर है, उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, पर इस तरह की खबरें हैं, पर वो कंफर्म न्यूज बताई जा रही है। और उस लड़की का नाम है वो समथिंग बेग, and she has studied mass communications and she is a professional photographer as well as she has been a national level football player.
पर आज सोशल मीडिया में लड़के सवाल पूछ रहे थे कि शादी है या निकाह पढ़वाया जाएगा। तो अब देखें। अच्छा, हाँ, प्रियंका, आप मैं कह। एक बार सवाल कंप्लीट कर लूं जरा। प्रियंका जे इसी लड़के का नाम रेहान राजीव गांधी रखा था ना? जी जी, ये तो वही जो लड़का है गलती जिसके नाम से उसके बाप का नाम हटा के नाना का नाम जोड़ा गया। नाना का नाम जोड़ा गया था। अच्छा, जब खुद प्रियंका जी की शादी हुई थी तो लोगों ने कहा था, लोगों ने समझाया था, जिसमें मोतीलाल वोरा और वो शायद जनार्दन द्विवेदी थे, आप बेहतर जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि ये लड़की पॉलिटिकल सुसाइड कर रही है रॉबर्ट वाड्रा से शादी करके, और इसको रोको। कांग्रेसी खैर खुश नहीं थे इस बात से, इसमें दो राय नहीं है। और आज मैं ये भी देख रहा हूं कि अबीबा बेग को कुछ लोग कश्मीरी पंडित कहकर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर ये कश्मीरी मुस्लिम से शादी कर रहे हैं और इन लेकिन चलिए, गांधी परिवार को लगता है कि हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, हमारा कोई विकल्प नहीं। और मुझे लगता है फिर इस तरह की बात। अच्छा, प्रियंका अपने लड़के को ले भी जा रही हैं, राहुल गांधी भी उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको नई पीढ़ी का नेता भी बनाने का प्रयास चल रहा है। और ऐसे में अगर इस की शादी आती है सामने तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस को कुछ जवाब तो देने पड़ेंगे, दिक्कत आई। नहीं सर, पर शादियों का बड़ा महत्व है पॉलिटिक्स में। तेजस्वी ने उस ईसाई लड़की से शादी की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा तेजस्वी को, लालू परिवार को। आज हम लोग सरेआम उनसे सवाल उठाते हैं कि क्या बात लालू जी छठ नहीं मना रहे हैं, हेलोवीन मना रहे हैं, अभी वो क्रिसमस मनाने के लिए पिछले 1 महीने से लंदन गए हुए हैं। पर असहज तो होता ही है वोटर या समर्थक जो है, और सोशल मीडिया पे हमारे जैसे लोग तो जीने नहीं देंगे। वो आपके जैसे और हमारे जैसे लोगों की परवाह कहाँ करते हैं बाबा जी। जो आदमी खुल के राम मंदिर के खिलाफ खड़ा है और बाबर की कब्र पे नजर आता है, तो आपको लगता है कि उसको हमारे आपके ओपिनियन की बहुत फर्क पड़ता है? जो आदमी, देखिए, अमित शाह ने इसको पॉइंट आउट किया है कि हर वह मुद्दा जो भारत की जनसंख्या को, भारत में आम जनमानस को, हिंदुओं को पसंद है, आप उसके खिलाफ खड़े हैं। लोगों को राम मंदिर चाहिए, आप राम मंदिर के खिलाफ हैं। लोगों को 370 नहीं चाहिए, आप 370 के पक्ष में हैं। लोगों को घुसपैठिए नहीं चाहिए, आप घुसपैठियों के पक्ष में हैं। लोगों को CAA चाहिए, आप CAA के खिलाफ है। लोगों को SIR चाहिए, आप SIR के खिलाफ है। तो ये तो राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक समझ है, प्रियंका वाड्रा की अपनी राजनीतिक समझ है, इसको क्या कहा जाए। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि सब जो कमिंग जनरेशन है, वो कम से कम शादी ब्याह के मुद्दे पे अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा उनकी सुनेगी, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है बाबा जी। तो चलिए सर, देखते आपको हैं क्या क्या लगता होता है है। बाबा जी की, आपको क्या लगता है कि लालू यादव चाहते होंगे कि तेजस्वी यादव एक ईसाई बहुले हैं? लालू यादव से ज्यादा भारतीय राजनीति को कौन समझता है? कौन समझता है? आपको लगता है कि लालू यादव ने इसको पसंद किया होगा या उनकी इच्छा होगी? नहीं नहीं सर, उसमें तो एक बात और भी है ना। तेज प्रताप ने भी कहा था कभी कि मेरी शादी इस लड़की से कर दो। वो जो अभी जो उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर्स वायरल हुई, तो उनके भाई, घर में जो घमंड था, तेज प्रताप की शादी तो एक राजनीतिक शादी थी, जैसी किसी जमाने में राजनीतिक राजा शादी, में राजाओं के बीच में हुआ करती थी। जी। तो उस पे तो मुद्दा बनाया तेज प्रताप ने कि जब मेरे को शादी करनी थी तब तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे, है, मेरा गला घोट दिया और मेरी जबरदस्ती शादी कर दी, और इसके आगे तुम दोनों ने सरेंडर कर दिया माँ बाप को अपने, उसने ब्लेम किया है। अंतर भी है। तेज प्रताप की जब बात थी तब उस समय लालू यादव अपने चरम पे थे। तेजस्वी की आधे आधे लालू यादव बुरी तरह बीमार हो चुके थे, और तेजस्वी की शादी के समय तक अपना, वो आपने देखा, ट्रांसप्लांट वगैरह करा के बैठे थे, किसी से बहुत बातचीत करने की और चुनाव मतलब पार्टी चलाने की स्थिति में नहीं बचे थे। तो दोनों समय में लालू यादव का भी तो बहुत अंतर आ गया था ना। देखिए, लालू यादव उस समय बड़े नेता थे, इस समय वो जेल से निकले हुए, जमानत पे निकले हुए, स्वास्थ्य लाभ पे निकले हुए, किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए एक बीमार नेता बचे थे। अंतर था। तो सर, आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं।
आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर, ऐसे ही विभिन्न विषयों पे बात करते हुए। प्रणाम। जरूर जय भाई, राम 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 राम।